गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसार, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 का यूनिट 2 का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे डोडे लॉरेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखते हैं बच्चों, ये क्या होता है धातुओं में चालन। यानी कि पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं में चालन, कंडक्शन इन मेटल्स, कि मेटल्स में कंडक्शन किस प्रकार से होते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धातु में विद्युत आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है। विद्युत आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धातुओं में क्या होते हैं, विद्युत आवेशों का क्या होता है, प्रभाव होता है। अर्थात यदि विद्युत क्षेत्र E0 आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत धारा घनत्व क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ओम के नियम से हम जानते हैं विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होती है, V/R। तथा मान लिया कैपिटल L और कैपिटल A चालक की एक लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, L/A रो, जहाँ पर रो क्या है, चालक की प्रतिरोधकता। तथा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो, जहाँ पर सिग्मा क्या है, चालकता धातु की, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे ओम के नियम में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू 1 VA/L रो। तो हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा I/A को इधर ले आएंगे तो I/A इक्वल टू हो जाएगा 1/L, और 1/रो की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो ये हो जाएगा I/A इज इक्वल टू 1/V/L सिग्मा। धारा घनत्व हम जानते हैं J क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाता है। तो J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A। तथा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E0 इक्वल टू V/L, प्रति लंबाई पे विद्युत विभव। तो यहाँ पर I/A की जगह तो क्या हो जाएगा J, V/L की जगह क्या हो जाएगा सिग्मा, V/L की जगह हो जाएगा E0 और ये सिग्मा। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा J इज इक्वल टू सिग्मा E0। तो अतः विद्युत चालकता ठोसों के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत आवेशों के प्रभाव को क्या करती है, दर्शाती है। क्योंकि J क्या बताता है, धारा घनत्व यानी कि विद्युत आवेशों के प्रभाव को। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चालकता क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेशों के प्रवाह को दर्शाती है। और ये चालकता क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो धारा घनत्व, और हम जानते हैं कि जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लक्स यानी कि NVD और इलेक्ट्रॉन आवेश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं J इज इक्वल टू क्या होता है, NEVD, जहाँ NE क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लक्स, NVD क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लक्स, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश है। तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू NEVD, जहाँ पर VD क्या है, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होता है उसको किससे दर्शाया गया है, VD से। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि समीकरण 3 भी धारा घनत्व के बराबर है और समीकरण 2 भी धारा घनत्व के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि NEVD इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा E0, या हम बोल सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, NEVD/E0। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगी, NEVD/E0। और ये क्या है, चालकता, यानी धातु की चालकता सिग्मा इज इक्वल टू क्या होती है, NEVD/E0। लेकिन VD/E0 क्या होती है, म्यू, गतिशीलता, किसी भी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता मोबिलिटी को VD/E0 से व्यक्त करते हैं। तो ये यहाँ पर अगर इसकी जगह म्यू पुट करें तो हमारे पास जो सिग्मा का मान आता है वह आता है μNE, ये इसकी चालकता है। तो अब धातुओं की विद्युत चालकता के जो सामान्य लक्षण है वो देख लेते हैं। क्या है कि धात्विक चालक जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। अर्थात J इज प्रोपोर्शनल टू E0, ये हमने अभी देखा था, J इज इक्वल टू सिग्मा E0। तो यानी कि यहाँ सिग्मा अगर प्रोपोर्शनल मिले तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E0। यानी कि धात्विक चालक ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। सामान्य ताप पर धातुओं की जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर की कोटि की होती है। यानी सामान्य ताप पर धातुओं की विशिष्ट प्रतिरोधकता 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर कोटि की होती है। डिबाई ताप जो होता है उससे उच्च तापों के लिए धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप के साथ रेखिकतः परिवर्तित होती है। मतलब कि उच्च तापों पर इस प्रकार से प्रतिरोधकता ताप के साथ रेखिकतः परिवर्तित होती है एक सीधी रेखा में। और निम्न तापों पर लेकिन 20 केल्विन से अधिक, या बहुत कम तापों पर या फिर 20 केल्विन से अधिक तापों पर दो धातुओं की चालकता होती है सिग्मा, और T⁵ के क्या होती है, समानुपाती होती है।
अधिकांश धातुओं की प्रतिरोधकता दाब बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घटती है। जैसे दाब हम किसी भी गैस का बढ़ाते जाते हैं, दाब बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घटती जाती है। डिबाई ताप से उच्च तापों के लिए ऊष्मा चालकता के, हमने इससे पहले पढ़ा था ऊष्मा चालकता के, विद्युत चालकता सिग्मा का अनुपात ताप के समानुपाती है, अर्थात के अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी। और या हम बोल सकते हैं के अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू होता है सी टी, जहाँ पर प्रोपोर्शनल टू चिन्ह हटने के कारण एक कांस्टेंट आया जो क्या है सी है, जिसे क्या बोलते हैं, आनुपातिक नियतांक कहते हैं। इस सी को आनुपातिक नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है जो सभी धातुओं के लिए क्या होता है, समान होता है, और इसे ही विडमान फ्रांस नियम भी कहते हैं। तो ये विडमान फ्रांस नियम क्या होता है, के अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू सी टी। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ धातु अति चालकता भी दर्शाते हैं, सुपर कंडक्टिविटी भी दर्शाते हैं। ऐसे धातुओं के लिए ताप का जो परास होता है यानी कि 0 से Tc के बीच में प्रतिरोधकता क्या होती है, लुप्त हो जाती है, यानी कि उस वक्त प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यहाँ Tc क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता उसमें क्या होती है, बहुत कम होती है, हम बोल सकते हैं शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चालकता परिवर्तित होती है, इस प्रभाव को चुंबकत्वीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि अगर चुंबकीय, अभी तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देख लेते हैं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकत्वीय प्रतिरोध कहते हैं, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ते हैं विद्युत चालकता का ड्यूडे लॉरेंज सिद्धांत क्या था। ड्यूडे लॉरेंज ने अपना विद्युत चालकता का जो सिद्धांत दिया था, तो ड्यूडे लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि धातु की जो विद्युत चालकता है उसको समझने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिसे क्या कहा गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहा गया, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इनके अनुसार धातु में जो धातु होते हैं वो धनायन लैटिस में क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। यानी धातुओं में जो धातु होते हैं, धनायन धातु होते हैं, वो लैटिस में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और इनके संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है इस धन आवेश समुद्र में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यानी कि धनायन तो निश्चित होते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके इस पूरे समुद्र यानी धनायन के में चारों तरफ से क्या रहते हैं, गति करते रहते हैं। यानी सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और धनायन क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। ये किसने बताया था, ड्यूडे लॉरेंज ने अपने सिद्धांत मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कहा था। उनके अनुसार माना कि धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल धातुओं को क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से धनायन तो इसमें क्या रहते हैं, नियत रहते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, लेकिन धनायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता रहता है, आकर्षण लगता रहता है, जो इनको क्या, इस क्रिस्टल को क्या करता रहता है, स्थिरता प्रदान करता है। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि मान लिया कि धातु में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, स्मॉल n है। यानी प्रति एकांक आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, स्मॉल n है। तो क्षेत्र की अनुपस्थिति में, सबसे पहले जब तक हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो अगर क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो औसत वेग होगा, वेग जो होता है इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वो औसत वेग वी डी इक्वल टू एवरेज ऑफ वी डी इक्वल टू होता है 1/n I/n vi, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत वो क्या होगा, औसत वेग। लेकिन क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, क्योंकि साम्यावस्था में जितने इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या कर देते हैं, वेग को माइनस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इनका औसत वेग क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ पर जो वेडी है इसको क्या कहते हैं, औसत अपवाह वेग कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि मान लिया m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है, यानी कि जब तक उस पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता जब तक उसका वेग क्या है, शून्य है। अब अगर हम उसमें विद्युत क्षेत्र E0 के प्रभाव में, अगर हम उसको E0 के प्रभाव में करें तो जब क्षेत्र के प्रभाव में होता है तो क्षेत्र की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, -E0/m। मुक्त इलेक्ट्रॉन इस त्वरण क्षेत्र की दिशा में क्या करते रहते हैं, इस त्वरण से क्या करते रहते हैं, गति करते हैं। तो जिसके कारण अपवाह वेग जो समय के साथ बढ़ता है, अपवाह वेग का मान क्या होता है, del V d/del t।
फील्ड किस लिए लिया गया कि अब हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ज्ञात कर रहे हैं अपवाह वेग। तो अपवाह वेग का जो मान होगा वो क्या होता है -EV0/m, क्योंकि dVd/dt यानी कि त्वरण, और त्वरण कितना हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन का -E0/m। तो इसलिए इसका मान जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, या फिर हम बोल सकते हैं अपवाह वेग का समय के साथ, वो होगा -E0/m। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। ये तो है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह वेग। तो विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम तो क्या होता है, दो टक्करों के माध्य उड्डयन काल क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। यानी कि जो दो टक्कर होते हैं, इन टक्करों का जो औसत समय है, जितना समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि मान लिया समय अंतराल dt में इलेक्ट्रॉन की लैटिस के साथ टक्कर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, तो वो उस लैटिस से क्या करेंगे, टकराएंगे भी। तो मान लेते हैं हम कि इनके जो टकराने की प्रायिकता है वो क्या है, dt/d2 है। फिर मानते हैं कि मान लो लैटिस में टक्कर में इलेक्ट्रॉन बाह्य क्षेत्र से प्राप्त पूरी ऊर्जा को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लैटिस टक्कर के लिए अपवाह वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, -Vd/τ, जहाँ प्रति सेकंड टक्कर प्रायिकता क्या है, 1/τ है। तो तथा इलेक्ट्रॉन गैस की स्थायी अवस्था के लिए, तो अब हम अगर इलेक्ट्रॉन गैस की स्थायी अवस्था देखें तो स्थायी अवस्था के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं साम्य अवस्था के लिए dVd/dt इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पहले ही बताया था कि साम्य अवस्था में वेग 0 होता है। तो अतः स्थायी अवस्था के लिए टोटल तो कितना होगा, dVd फील्ड के कारण, जितना भी फील्ड के कारण अपवाह वेग में परिवर्तन, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो लैटिस से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उसके कारण। तो हम जानते हैं dVd/dt तो क्या होगा, 0 होगा, और ये फील्ड का मान क्या है, -E0/m। ये कॉल का मतलब कोलिजन यानी टकराने के कारण, तो इसका मान क्या है, -Vd/τ। तो ये हो गया 0। तो हम इसको मान निकालेंगे यहाँ से Vd का, तो Vd का मान आएगा -E0/m। और हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, NeVd/E0। ये हमने पहले आर्टिकल में निकाला था। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है NeVd/E0। तो Vd का मान इस समीकरण नंबर 4 से हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें धातु की क्या आ जाएगी, चालकता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि Vd का मान क्या होगा, Vd का मान होगा, और सॉरी सिग्मा का मान होगा, Vd का मान रखने पर NeE0/E0/m। तो E0 से E0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा का जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, Ne²/m। हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन के लिए माध्यम मुक्त पथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं, तो माध्यम मुक्त पथ उनका क्या होगा, लैम्डा। तो अगर उनका माध्यम मुक्त पथ लैम्डा है तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टो या मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है उनकी तय की गई लैम्डा, और चाल क्या है, वी बार। यहाँ पर वी बार क्या है, इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग है। तो टो इक्वल टू यहाँ पर टो की वैल्यू पुट कर देंगे, λ/v²। तो अनुगति सिद्धांत हमारा क्या कहता है, अनुगति सिद्धांत कहता है 12mv² इक्वल टू 3/2 kT। तो हाफ से अगर हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v बार इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3kBT/m अंडर रूट वी बार स्क्वायर, और वी बार का मान क्या आ जाएगा, √3kBT/m। तो हम समीकरण 5 में वी बार की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो सिग्मा का मान आएगा वो आएगा Ne²τ/m। टो की जगह हो गया λ/v बार, और वी बार की जगह √3kBT/m। तो यहाँ से जो सिग्मा का मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा सिग्मा इज इक्वल टू Ne² λ/√3kBT/m। तो ये आ गई धातु की क्या आ गई, विद्युत चालकता। तो इससे स्पष्ट है कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/√t। इससे हमें यही प्राप्त होता है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t। तो यानी कि लोरेंट्ज का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है वो कहता है कि जो विद्युत चालकता है वो ताप के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन ये जो परिणाम है ये प्रायोगिक परिणामों की तरह नहीं है, क्योंकि प्रायोगिक परिणामों के अनुसार जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती
समानुपाती है, ना कि उसके अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात डूडे लॉरेंस की जो ये थ्योरी है कि जो विद्युत चालकता होती है, यानी कि ये थ्योरी थी डूडे लॉरेंस की, विद्युत चालकता होती है वो ताप के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ये क्या है, गलत है। इसका विरोधाभास यह विरोधाभास जो है वो सभी धातुओं में पाया जाता है। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि अंडर रूट आ गया ना, तो इसलिए सिर्फ अपूर्ण है। तो सन 1928 में फर्मी डिराक आए थे और साइंटिस्ट, उन्होंने अपने क्वांटम सांख्यिकी के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की ये जो कमी है इसको क्या किया था, दूर किया था। और इस सिद्धांत को उन्होंने क्या नाम दिया था, क्वांटम मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। तो हमें समझ में आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो डूडे लॉरेंस थ्योरी ने विद्युत चालकता के लिए दिया था वो क्या था, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√2, लेकिन ये क्या था, अपूर्ण था। फिर फर्मी डिराक आए, उन्होंने इसकी कमी को दूर करके अपना सिद्धांत दिया जिसे क्या कहा गया, क्वांटम मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।